हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33 यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम पढ़ते हैं आज 1815 के बाद में जो यूरोप में रूढ़िवाद था वो कैसे आया। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो नेपोलियन था 1799 के आसपास नेपोलियन ने अपने आप को वहाँ का फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था और उसके बाद में उसने पूरे यूरोप को जीतने की प्लानिंग की। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि 1804 में नेपोलियन ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे जिन्हें नेपोलियनिक संहिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह करके नेपोलियन युद्ध में लगातार बिजी था और वो काफ़ी युद्ध जीतता भी जा रहा था, लेकिन आखिरकार वाटरलू के युद्ध में 1815 में उसकी हार होती है और उसको हराने वाले थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो इन चारों ने मिलकर के इनको हराया, नेपोलियन को। और इसके बाद में एक संधि होती है जिसे वियना की संधि के नाम से जानते हैं और इसके लिए जो कांग्रेस का आयोजन किया था उसके जो अध्यक्ष थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। तो इसी को हम इसमें पढ़ेंगे। 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। जैसा कि हमने देखा था कि यूरोप में जब नेपोलियन आया तो काफ़ी क्रांतिकारी उसने सुधार किए थे, और लेकिन जैसे ही उसका पतन होता है तो यूरोप में फिर से रूढ़िवाद की ओर झुकाव हो जाता है और जो पुराने संस्थाएं थीं, रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं, उन्हें फिर से मान्यता दी जाती है और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर फिर से क्रमिक विकास पर जोर दिया गया। इसके बाद में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया, उसका आयोजन वियना में किया गया और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो उन्हीं ने किया था जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। कौन थे वो? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद में यूरोप की किस तरह की रूपरेखा होनी थी ये सब इसमें तय किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या थी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पुरानी जो संस्थाएं थी उन्हें फिर से लाया गया, तो फ्रांस में जो बूर्बो राजवंश था उसकी पुनः स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था कि वापस से रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की गई। फ्रांस में उन इलाकों पर से आधिपत्य, जहाँ से उसने आधिपत्य खो दिया था, मतलब कि जिन इलाकों को नेपोलियन ने जीत लिया था वहाँ पर पुरानी स्थिति फिर से बहाल कर दी गई। फ्रांस की सीमा पर कुछ नए राज्यों की स्थापना कर दी गई जिससे कि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर पाए। अब हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ऑस्ट्रिया में चांसलर होते हैं। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में कोई भी घटना होती है तो उसका असर पूरे यूरोप पे होता है। बेटा एक नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, तो ये बात ड्यूक मेटरनिक ने कही थी। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो वियना संधि हुई थी इसकी अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिक ने ही की थी। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्रचना और पुराने राजतंत्र की स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, मतलब ये एक रूढ़िवादी नेता थे। इसके बाद में जुसेप्पे मैज़िनी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय के बाद ये कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया।
इसके बाद इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। मेज़नी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया और प्रजातांत्रिक सपनों के कारण जो रूढ़िवादी थे उनके मन में भय पैदा हो गया था। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, क्योंकि जो मैटरनिख थे वो रूढ़िवादी नेता थे और जो वहाँ पे पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी उसके लिए जो ये मेज़नी थे उन्हें वे सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। अब इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें वियना संधि की जो विशेषताएं थी क्लियर दी हुई है कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई, रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से कायम किया गया फ्रांस में, और फ्रांस के सीमाओं पर नए राज्यों की स्थापना की गई जिससे कि फ्रांस फिर से अपना विस्तार भविष्य में ना कर पाए, और फ्रांस ने नेपोलियन के द्वारा जीते हुए इलाकों को खो दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मेटरनिख की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मेटरनिख ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और ये एक रूढ़िवादी नेता थे। इसके बाद में मेटरनिख ने जुज़्पे मेज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना। वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, क्यों माना? क्योंकि जो जुज़्पे मेज़नी थे ये एक क्रांतिकारी थे, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, रूढ़िवाद के विरोधी थे, और जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी वो रूढ़िवादी थी। इसीलिए मेटरनिख ने जो मेज़नी थे उन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन माना। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिख ने किसको माना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन युग के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। नेपोलियन युग के बाद में यूरोप में वापस से रूढ़िवादी व्यवस्थाएं कायम हो गई थी। जो पुरानी संस्थाएं थी, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उन्हें फिर से मान्यता दी गई, दोबारा से बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे ये वर्कशीट करके भेज दीजिए। थैंक यू।